क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने बुक के दूसरे पार्ट यानी कि जीव विज्ञान के एक चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री का हमने एक तरह से 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिया था। याद करिए, बेसिक बातें हमने बता दिया था आपको और चैप्टर मैंने पूरा भी कर दिया था, जिसमें आपको मैंने वहाँ पर पहले पढ़ा दिया था कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उनके प्रकार सब कुछ हो गए थे। उनका डिटेल डिस्कशन भी हमने कर दिया था और अम्ल क्षार लवण के बारे में हमने आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दिया था। बेसिक क्या हमने डिटेल भी कर दिया था। हमने उनको अम्लों के क्षारों के प्रकार भी बता दिया था। याद करिए, हमने उनका अणुभार निकालना, उनका तुल्यांकी भार निकालना, उनकी अम्लता, उनकी क्षारकता सब हमने बता दिया था। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ढंग से वीडियो को रिवाइज करके देखें तो आपको 2 चैप्टर हमने अपने केमिस्ट्री का एक तरह से पूरा कर दिया था। अब हम अपने जीव विज्ञान का एक चैप्टर हम ले रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जीवन प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। अपने बायोलॉजी का ये चैप्टर है जो आपको सरकार द्वारा जो चैप्टर का जो क्रम दिया गया है उसमें ये चैप्टर क्रम है, इसलिए इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान में आप जानते हैं कि जीवों की संरचना, जीवों के क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप सजीवों के जो सब लक्षण आप लोग सब क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई सजीव है तो इसका मतलब कि क्यों है, तो आप कहेंगे कि वो कुछ निश्चित लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कोई सजीव है तो आपको साफ साफ दिखेगा कि उसमें वो श्वसन करता है, वो भोजन करता है, उसमें पाचन होता है, उसमें गमन भी हो सकता है अगर जंतु है तो। आपने कहा उसमें प्रजनन भी होता है, उसमें तमाम तंत्र होते हैं। तो इस साल जो क्लास 10th में आपका जो चैप्टर है, असल में आपका जो क्लास 10th का जो बायोलॉजी जीव विज्ञान है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और असल में सही कहें तो अगर आप इसको थोड़ा सा मन लगा के अगर पढ़ें तो आप अपने शरीर के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। मतलब कि दोहरा लाभ होने वाला है। एक तो अपना हम सिलेबस तैयार करेंगे जिससे हमारे बोर्ड परीक्षा में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और दूसरी बार अपने शरीर के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों के बारे में हमको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें पौधों और जंतुओं के शरीर में जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं, उन्हीं के बारे में इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में बात कर लूँ तो हमारे शरीर में आप जानते हैं कि हम लोग इसलिए जीवित हैं, हम इसलिए जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में कई अंग हैं, कई अंग तंत्र हैं जो कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के कार्यों के नाते हम सजीव के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग जो हैं विभिन्न जो हमारे शरीर के अंग कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए होता है। इसका मतलब कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में कोई व्यवस्था होती होगी। इसी प्रकार आप जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं प्रमुख रूप से जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है, आप जानते हैं कि चाहे वो जंतु हो और चाहे वनस्पति हो, उसके जीवन की शुरुआत जो होती है वो एक कोष की जायगोट से होती है। और एक कोष की जायगोट, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट अगर आपको कर दूं तो आप लोगों ने गैमेट शब्द पढ़ा होगा, और अगर सिंप्लीफाई करें, मान लो मनुष्य उदाहरण लें तो आप जानते हैं माता का यानी कि मदर साइड से हमको मिलता है अंडाणु और फादर साइड से मिलता है हमको शुक्राणु। तो देखिए एक बात है, देखिए ये मेल का सिंबल होता है, ये नर का एक सिंबल होता है, और ये फीमेल मतलब ये मादा का ये सिंबल होता है। तो प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि मेल साइड से क्या मिलता है, तो आप लोग कहते हैं यहाँ पर स्पर्म मिलता है। हालांकि जीव विज्ञान में अगर हम शब्द यूज करें तो जंतु वनस्पति दोनों की बात करनी पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ पर मेल गैमीट कहने जा रहे हैं। इसको हम मेल गैमीट कहने जा रहे हैं। इसी प्रकार से फीमेल साइड से आप जानते हैं, अगर मनुष्य की बात करें तो आप कहते हैं कि वहाँ पर अंडाणु मिलता है यानी कि ओवम मिलता है, इसको मैं यहाँ पर फीमेल गैमीट कहने जा रहा हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया में जो हमारा जो मेल पेरेंट होता है उसके साइड से मेल गैमेट मिलते हैं और फीमेल पेरेंट से हमको फीमेल गैमेट मिलते हैं। फिर ये जो 2 गैमेट है, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, ये 2 गैमेट आपस में फिर दोनों मिलके एक हो जाते हैं, और इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है किसकी हो रही है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। तो हम इस प्रक्रिया को यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में इसको हम लोग निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसी प्रक्रिया से
हम चाहें तो गैमेट की परिभाषा भी दे सकते हैं। कोई पूछे गैमेट क्या है तो क्या बताएंगे कि गैमेट वे सेक्स सेल्स होती हैं जो इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। यानी ऐसी वो सेक्स सेल होती हैं, लैंगिक सेल्स होती हैं जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, उसी को हम लोग गैमेट कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर वास्तव में एक कोशिका बनती है और इसी कोशिका को हम लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। यही पहली कोशिका है जिसको हम यहाँ पर जाइगोट कह रहे हैं। यहीं से एक अगली पीढ़ी के छोटे से जीव की शुरुआत होती है। आगे चल करके इसी जाइगोट का थोड़ा सा और यहाँ पर विकास होगा। ये विकास की लंबी प्रक्रिया होती है जिसको हम यहाँ पर मान लीजिए हम डेवलपमेंट लिख रहे हैं। तो इस तरह से विकास की प्रक्रिया द्वारा अंत में जो जाइगोट है वो किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा भ्रूण में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा भ्रूण में। और इसी भ्रूण का आगे चल करके विकास होगा तो वहाँ पर छोटे से शिशु यानी बच्चे का, चाहे वो जंतु का हो चाहे वनस्पति का हो, उसका निर्माण यहाँ पर होता है। ये बच्चा इस दुनिया में आता है, फिर आगे चलकर वृद्धि और विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग भी हों चाहे छोटे बड़े कोई भी जीवधारी हों, सबके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसी एक कोष की जाइगोट अवस्था से होती है। हम लोग भी कभी एक कोष की अवस्था में ही थे। आगे चल करके हमारा डेवलपमेंट हुआ, फिर हम लोग भ्रूणिक अवस्था में आए, फिर हम छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित हुए, विकसित हुए, फिर शिशु के रूप में हमारा जन्म हुआ। और कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो आप जानते हैं बड़े छोटे आकार का होता है, उसके अंग बड़े छोटे होते हैं, उसका आकार सब छोटा होता है, उसके अंदर कुछ अंग होते हैं कुछ नहीं होते हैं, जैसे दांत नहीं होता है, कई चीज़ें नहीं होती हैं। और आगे चल कर जब बच्चे का विकास होता है, वृद्धि विकास होता है, तो उससे एक आकार बढ़ता है, कई प्रकार के विकास होते हैं जो आपको दिख रहे हैं और हम आगे देखेंगे इसमें। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, हमको पदार्थ चाहिए, हमको इसके लिए पदार्थ चाहिए और इन्हीं पदार्थों को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह से पोषक पदार्थ आप जानते हैं, जिसको सामान्य भाषा में बात करें तो हमको भोजन चाहिए। तो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत के लिए, हमारी कोशिकाओं के वृद्धि के लिए, नई नई कोशिकाएं बनने के लिए, घावों के भरने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। और ये पोषक पदार्थ मुख्य रूप से हमको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर मनुष्य की बात करूँ तो ये हमें अपने आहार या संतुलित आहार से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग परपोषी हैं, हम लोग अपना भोजन बना नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने संपूर्ण भोजन के लिए दूसरों पर यानी कि प्रमुख रूप से हम पौधों पर आश्रित होते हैं। और आप जानते हैं हमारा जो भोजन है वो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कहाँ से आता है, पौधों से ही आता है। जैसे मान लीजिए आप रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, इसके बाद से मान लीजिए आप कहा जाए कि आप दूध खाएं, पनीर खाएं, कुछ भी खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, सब पौधों से मिलता है। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मैं तो खाली दूध पीता हूँ, दूध तो भाई पौधे से नहीं मिलता हो, तो गाय से, भैंस से, बकरी से मिलता है। तो फिर जो गाय भैंस और बकरी वो क्या खाती है, तो पौधों को खाती है। इसका मतलब गाय भैंस बकरी हमारे जो है पौधे खाती है, फिर पौधे से उसको भोजन मिलता है और फिर वहाँ से अपनी गाय माता से, भैंस से, बकरी से हमको दही के रूप में, दूध के रूप में हमको पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कोई कहे कि नहीं मैं तो मान लो जब मैं शेर की बात करूँ जो खाली बस वो जंतुओं को मार के खाता है, तो कहाँ पौधों को खा रहा है, तो ठीक है डायरेक्टली तो वो जंतुओं का आहार कर रहा है, वो मांसाहारी है। लेकिन जिस जंतु का शेर शिकार करता है वो जंतु क्या खाता है, वो जंतु तो आप जानते हैं शाकाहारी हो। तो मैं आपने को हिरन को मार के खा गया, गाय को मार के खा गया, बकरी को मार के खा गया, तो ये हिरन गाय बकरी क्या खाते हैं, सबके सब पौधे खाते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं वो सभी लोग क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और परपोषी का मतलब मैंने बताया कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपना आहार वो पौधों से ही प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम अपना भोजन हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो इस तरह से हम लोग भोजन लेते हैं और फिर आगे चल के हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भोजन हम लेते हैं उसके कौन कौन से अवयव होते हैं। तो संक्षेप में मैं आज सारी बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर इसी का डिटेल एक एक करके हम लोग करेंगे। हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और वाटर, ये सब उसके अवयव होते हैं। डिटेल में सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो सारा हम भोजन लेते हैं, फिर आप जानते हैं भोजन लेते हैं हम लोग तो मुंह में डाल के भोजन को हम लोग चबाते हैं। फिर एक बात जानते हैं कि मुंह से लेकर के और अपने एनस तक हम लोग का एक सिस्टम फैला हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। वो पाचन तंत्र हमारे विभिन्न जो उसके भाग होते हैं उन सब भागों का हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें हमारा जब भोजन जाता है तो भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है
और इसके बाद से हमारा जो भोजन है अंततः जो इसके पोषक पदार्थ हैं वो हमारे रक्त में चले जाते हैं और हमारा जो रक्त होता है वो भोजन को विभिन्न अंगों की, विभिन्न ऊतकों की, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और शरीर में जाकर के हमारा जो भोजन है वो अपने जो पोषक पदार्थ हैं वो अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं। किस पदार्थ का क्या कार्य होता है आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक पोषण वाला हम लोग का एक तंत्र दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, हम बाहर से आप जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप क्या होता है कि जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है वो भोजन अंततः हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है और उन कोशिकाओं में, याद करिए हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे कि कोशिकाओं में एक कोशिकांग है, उसका नाम याद करिए हम लोगों ने क्या रखा था, तो उसको हम लोगों ने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। हमने उसे अपने कोशिका का उसको हम लोगों ने विद्युत गृह कहा था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। तो अंततः भोजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर बहुत ही जटिल प्रकार की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हमारा जो भोजन है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा हमको एटीपी के रूप में प्राप्त होती है और उस एटीपी से हमारे शरीर का सारा अंग और अंगतंत्र कार्य करता है। इस तरह से हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यानी हम गैसों का विनिमय करते हैं। इस विनिमय की प्रक्रिया में हमारा जो फेफड़ा है, हमारे जो लंग्स हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रक्रिया कैसे होती है ये सब हम लोग को देखना है। फिर अंततः वो जो ऑक्सीजन होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाती है अपने रक्त के माध्यम से और फिर वहाँ पर अपना वो काम करती है जिससे कि हमारे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और श्वसन की प्रक्रिया का आप जानते हैं हमारे जिंदा रहने में, हमारे शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरह से हमारा जो श्वसन तंत्र होगा, श्वसन की प्रक्रिया वो भी एक हमारे जीवन का प्रक्रम है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है, अगर रक्त का कार्य देखा जाए तो रक्त का भी वर्तमान समय में खाली एक काम समझ लो कि रक्त एक तरह से क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो तरल जो होता है संयोजी ऊतक होता है जिसका अध्ययन हम लोगों ने क्लास 9 में किया हुआ था। तो उसका प्रमुख कार्य अगर मैं अभी आपको संक्षेप में कह दूं तो इतना सा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक वो क्या करता है, वो हमारे पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो हानिकारक पदार्थों का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो विभिन्न प्रकार के घुलित अवस्था में पाए जाने वाले गैसों का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब संवहन करता है, वो हार्मोनों का भी संवहन करता है। सारी बात हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में आप जानते हैं हार्ट है, तमाम उसमें हमारी जो रक्त की वाहिकाएं हैं ये मिलकर के पूरा एक सिस्टम बनाती हैं जिससे कि हमारा जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो हमारे हार्ट की संरचना क्या होती है, हमारे हार्ट की बनावट क्या होती है, हृदय की बनावट क्या होती है, हमारा हार्ट काम कैसे करता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, रक्त क्या है, रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त के क्या कार्य होते हैं, ये सारी बात भी हम लोग पढ़ेंगे और वो भी हमारा एक जीवन का प्रक्रम बनेगा। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे जीवधारियों का एक सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है, प्रजनन। तो इसी प्रकार से हमारा एक प्रजनन तंत्र भी होता है, उसको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में तमाम लाभकारी, आवश्यक, गुणकारी पदार्थों के निर्माण के साथ ही साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी बन जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, जो अगर शरीर में हमारे रुक गए तो हमारे शरीर के वातावरण को क्या कर देंगे, जहरीला कर देंगे, विषैला कर देंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें प्रमुख रूप से हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारी त्वचा होती है, हमारी किडनी होती है, हमारे वृक्क जो आप कहते हैं किडनी वो होती है, हमारा लीवर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई होती रहती है और हानिकारक जो पदार्थ होते हैं मल मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकलते रहते हैं और हमारा शरीर जो होता है हमेशा वो शुद्ध बना रहता है। तो भी एक तंत्र होता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे शरीर में
जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है, कैसे यूरिन बनता है, क्योंकि आप जानते हैं यूरिन के माध्यम से नाइट्रोजनी पदार्थ जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो किडनी कैसे काम करती है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, सारी बात हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम पौधों की बात करें तो पौधों में भी तमाम जो प्रक्रम होते हैं, जैसे अगर मैं पौधों की बात करूं तो आप जानते हैं पौधे ही तो भोजन बनाते हैं। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पौधे ही या वे हरे पौधे हैं, कुछ जीवाणु भी इसमें शामिल होते हैं जिनमें क्षमता पाई जाती है कि वो वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की उपस्थिति में जल की मदद से वो भोजन में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी को हम लोगों ने स्वपोषी भी कहा था। तो पौधों में स्वपोषण की घटना कैसे होती है, उनमें भोजन का निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग पौधों में अगर बात करें तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका डिटेल अध्ययन जो आपको जितना अपने कोर्स में है उतना हम लोग इसमें करेंगे। इस प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया जो होती है पौधों में भी होती है। इसी प्रकार से परिवहन की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में भी होती है। याद करिए, हम लोगों ने जब ऊतक पढ़ा था क्लास 9th में, हम लोगों ने वहाँ पर जाइलम फ्लोएम पढ़ा था। वहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की बात किया था और वहाँ पे हमने कहा था जो जाइलम होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसी प्रकार से जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों तक संवहन करता है। ये बात हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती इसी प्रकार से आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो उस वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो निष्क्रिय एक तरह से अक्रिय या कम सक्रिय गैस के रूप में होती है। तो वो पौधे अपने उपयोग में लाए जाने वाले रूप में कैसे बदलते हैं, इसको हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इस स्थिरीकरण की प्रक्रिया भी हम लोग को डिटेल में पढ़नी है। तो ये सारी बातें जो हमने आपको बताया, हमने जंतुओं का उदाहरण भी लिया, वनस्पतियों का उदाहरण भी लिया, इन सारी बातों का ही हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना होता है। इसके अलावा हार्मोन क्या होते हैं, जंतु के हार्मोन, मुख्य रूप से मनुष्यों में कौन कौन से हार्मोन हैं, वो किस अंग और किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, इसका हम लोग का अध्ययन करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से जंतुओं में हार्मोन होते हैं उसी प्रकार पौधों में भी हार्मोन होते हैं, उनको हम पादप हार्मोन कहते हैं। इसमें पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पौधे के किस भाग द्वारा स्रावित होते हैं और क्या उनका कार्य होता है, इसका भी अध्ययन हम लोग को यहाँ पर करना है। तो इस तरह से हमने आपको एक खाका खींच दिया, हमने आपको संक्षेप में बता दिया कि जीवन प्रक्रम क्या क्या होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख प्रक्रम जो हैं वो जंतुओं में कौन कौन से हैं और वनस्पतियों में कौन कौन से हैं। अब इसी चैप्टर को हम लोग डिटेल में एक एक पार्ट करके आगे की क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास पुस्तक होगी तो देखिएगा, उसमें आपको सारी बातें दिख जाएंगी। और अगले क्लास से हम एक एक अब लाइफ प्रोसेस लेके एक एक अंग लेकर के एक एक सिस्टम लेकर के उसका डिटेल अध्ययन आप लोगों को हम कराएंगे। ये चैप्टर हम लोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा ही रोचक चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ऐसा करके हम लोग अपने शरीर के बारे में, पौधों के शरीर के बारे में, अपने भोजन के बारे में, अपने विभिन्न अंग और अंग तंत्रों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके बनावट के बारे में सब जानकारी हमको मिल जाएगी, जो हमारे लिए परीक्षा के लिए तो उपयोगी होगी, हमारे अपने शरीर को समझने में भी काफ़ी मदद करती है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं, आपके जीव विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा ये पूरा करता है। तो इसका डिटेल स्टडी हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे। तब तक आप अपने परिवारजनों के साथ खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इस कोरोना क्राइसिस में अपने जो बड़ों के द्वारा बताई गई बातों को, डॉक्टरों द्वारा बताई गई बातों को, सरकार के निर्देशों को, प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए समय दिए गए निर्देशों का आप लोग पालन करते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और अगले लेक्चर से हम एक एक करके एक एक बात का डिटेल में अध्ययन आपको कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।